हिंदुस्तान इस बात को शायद अब महसूस करने लगा है कि यहाँ एक आदमी एक राज्य की हुकूमत है और इसे हिंदुस्तान की हुकूमत तक लाना चाहिए। बंटवारा बराबर होना चाहिए, चाहे वो माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी हों, सिन्हा साहब हों। जिन लोगों ने इस मूवमेंट को शुरू किया था वो आज जिंदा हैं। आज उनको नज़रअंदाज करके क्यों एक आदमी का राममय बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के लोग अगर इस सरकार को हटा भी दे तो वो जो पैसा उनके घरों में भर दिया है वो पैसा फिर इस हुकूमत को नहीं चलने देगा। अगला खतरा है, गुजरात के भी हाथ में नहीं है। गुजरात के जो 18-20 परिवार हैं उनके हाथ में है और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक तरह से अपनी जेबों में, उस बात को यहाँ कोई ना तूल देने की ज़रूरत है। अगर मैं उस बात को कहूँ फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात पे आ जाए, संविधान की बात पे आ जाए। हमारे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी को सभी लोग जानते हैं कि राम भक्तों पे सीधी गोली भी चलवाई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप राजनीति से प्रेरित होकर के इस बात को, कानून का आदमी हूँ, मुझे लगता है कि जब तक हमारे मुल्क में संविधान जिंदा है, न्यायपालिका तटस्थ होकर अपना काम करे तो ये मुल्क चलेगा, वरना कुछ ना कुछ अप्रिय। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जनपद के जाने माने वकील चौधरी जानिसार अहमद ने भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि राम मंदिर की अगुवाई करने वाले नेता को ही प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया जा रहा है। चौधरी ने कहा कि दुनिया भर से लोगों को बुलाया जा रहा है, लेकिन भाजपा के उन वरिष्ठ नेताओं को जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दौरान लाठी डंडे खाए, उन्हें क्यों नहीं बुलाया जा रहा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी जानिसार अहमद ने कहा कि देश की बागडोर कुछ पूंजीपति गुजरातियों के हाथों में है, जो वह चाहते हैं वही कानून बन जाता है। भारत में लोकतंत्र नहीं गुजराती तंत्र चल रहा है। और भी बहुत कुछ, देखिए मुद्दे की बात रवीश के साथ। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी जानिसार अहमद ने भाजपा सरकार पर कई सवाल उठाए। नमस्कार, NPTV के कार्यक्रम मुद्दे की बात रवीश के साथ में मैं रवीश अहमद आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी टीम के साथ जिनके यहाँ पहुँचे हैं वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और सहारनपुर के वरिष्ठतम अधिवक्ताओं में से एक हैं, माफ़ कीजिएगा। तो चौधरी जानिसार साहब, अब हम उनका स्वागत करते हैं और उनसे कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब। आप लोगों का भी स्वागत है। चौधरी साहब, सबसे पहले मैं सीधा सवाल यही करूँगा कि आजकल भारत में जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है राम मंदिर निर्माण का, तो उसके बारे में आप उसको किस तरीके से देखते हैं और क्या अपनी राय उसमें रखेंगे? देखो, राम हमारे भी प्रिय हैं और हिंदुस्तान में राममय हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसमें हम शरीक हैं, इससे अलग नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने खून बहाया, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, चाहे वो माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, मुरली मनोहर जोशी जी हों, सिन्हा साहब हों, जिन लोगों ने इस मूवमेंट को शुरू किया था वो आज जिंदा हैं। आज उनको नज़रअंदाज करके क्यों एक आदमी का राममय बनाया जा रहा है। बेसिकली आप देखें, कुर्बानी तो उन लोगों की है, चीफ गेस्ट उनको होना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी को चीफ गेस्ट बनाना चाहिए इनको, तब लगेगा हाँ वाकई जिन लोगों ने कुर्बानी दी है वो लोग राममय के हकदार हैं और ये मुद्दा अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो मेरा कहना यही है। चौधरी साहब, ये तो आप जिस तरह की आप बात बता रहे हैं, तो चूंकि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी को सभी लोग जानते हैं कि राम भक्तों पे सीधी गोली भी चलवाई थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप राजनीति से प्रेरित होकर के इस बात को, इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं? देखो, पहले मैं वकील हूँ, पार्टी की बात बाद में है, इसलिए उस बात को यहाँ कोई ना तूल देने की ज़रूरत है। अगर मैं उस बात को कहूँ फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात पे आ जाए, संविधान की बात पे आ जाए। हमारे संविधान में साफ लिखा है कि सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की हो या भारत की हो, वो कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं कर सकती जो धार्मिक हो। तो आप क्या संविधान को बर्बाद कर रहे हैं? लेकिन मैं वो मुद्दा इसलिए नहीं उठाया क्योंकि ये समाज की बात है, उन लोगों की बात है जिन लोगों ने कुर्बानी दी और उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। आज पूरे हिंदुस्तान में 18 या 20 परिवार हैं, वो भी सिर्फ गुजरात के वही कारोबार करते हैं। क्या यूपी में कोई बड़ा ऐसा कारोबारी नहीं है जिसको उठाया गया हो? बताओ मुझे।
ये पूरे हिंदुस्तान को ख़त्म करके सिर्फ गुजरात में हो रहा है, हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान में तब होगा जब ये अपने गुजरात के उन 18-20 परिवारों के अलावा जो भी कारोबार है हिंदुस्तान का, या उठाना है या पैसा है, उसे आप यूपी के लोगों को, बंगाल के लोगों को, पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को, हिमाचल के लोगों को क्या कोई कारोबार दिया? लेकिन पूरा हिंदुस्तान इस बात को शायद अब महसूस करने लगा है कि यहाँ एक आदमी एक राज्य की हुकूमत है और इसे हिंदुस्तान की हुकूमत तक लाना चाहिए। बंटवारा बराबर होना चाहिए, संविधान जिंदा रहना चाहिए और ये हिंदुस्तान सब लोगों का है। इसमें कुर्बानी मुसलमानों ने भी दी है, सरदारों ने भी शहादत दी है, हिंदुओं ने भी दी है, ईसाइयों ने भी दी है। तो इन हालात में क्या सिर्फ गुजरात का हक रह गया कि जो भी कुछ होगा वो गुजरात में जाएगा? जो दुनिया हिंदुस्तान की कमाई होगी वो सब गुजरात में जाएगी, सारे ठेके गुजरात में जाएंगे। लेकिन अभी हमारे हिंदुस्तान के लोगों को ये महसूस होने लगा, और जब ये महसूस हो जाएगा फिर इनको पता लग जाएगा कि वो जिन लोगों ने शहादत दी है वही लौट के आएंगे, ये चले जाएंगे। तो ये कहना चाहिए कि जो फिलहाल प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो होने जा रहा है, तो उस पे भी ज़्यादातर हक या एक तरीके से कब्ज़ा जिसे कह लें तो वो गुजरात के लोगों का है। और अगर हम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से अलग बात करें तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि फ़िलहाल पूरे भारत का माहौल जो है वो गुजरात वालों के हाथ में एक तरीके से कैप्चर किया हुआ है। गुजरात वालों के हाथ में नहीं, मैं कहता हूँ गुजरात के कुछ पूंजीपतियों के हाथ में है, गुजरात के भी हाथ में नहीं है। गुजरात के जो 18-20 परिवार हैं उनके हाथ में है और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक तरह से अपनी जेबों में भर लिया है। अगर एक टाइम ऐसा भी आने वाला कि हम सारे हिंदुस्तान के लोग अगर इस सरकार को हटा भी दें तो वो जो पैसा उनके घरों में भर दिया है वो पैसा फिर इस हुकूमत को नहीं चलने देगा। अगला खतरा है। यानी जो महागठबंधन एक बनाया गया है और जिसमें उम्मीद की जा रही है कि सरकार शायद बदल जाए, तो तब भी वो कामयाब नहीं होंगे। परेशानी होगी उनको, इतनी परेशानी होगी जो वो लोग राजनीतिज्ञ लोग या थिंकर लोग सोच रहे हैं। जैसा कि मैं समझता हूँ कि अगर घर में सारी पूंजी का जिम्मेदार एक आदमी को बना दें तो उस परिवार में दूसरे आदमियों की क्या अहमियत होती है, आप बता सकते हैं मुझे? तो मेरी इस मिसाल से समझ जाना चाहिए कि क्या होगा। अगर उसको आप पलटना चाहेंगे जिसके हाथ में सारी पूंजी है, तो बाकी परिवार के लोगों को कितनी तकड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, कितनी सख्त कोशिश और जद्दोजहद होगी उस आदमी को जिसके हाथ में सारे पूरे घर की पूंजी है हटाने के लिए। तो इसलिए बड़ा मुश्किल होगा आने वाला टाइम भी। अगर गठबंधन जीतता है तो इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो इन हालात में जो आपने भी हालात बयान किए हैं, बहुत विस्तार से आपने बताया, समझाया है, तो इन हालात में जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ करना चाहिए? देखो, मैं तो सिर्फ क्योंकि कानून का आदमी हूँ, मुझे लगता है कि जब तक हमारे मुल्क में संविधान जिंदा है, न्यायपालिका तटस्थ होकर अपना काम करे तो ये मुल्क चलेगा। वरना कुछ ना कुछ अप्रिय घटना ज़रूर होगी, ऐसी घटना कि मैं चाहता हूँ मेरा मुल्क हमेशा इकट्ठा रहे। जब भी सांप्रदायिक ताकतें आई हैं मुल्क टूटा है, सेकुलर ताकतें आई मुल्क जुड़ा है। तो इसे जोड़ने के लिए लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये छोटी छोटी बातें नहीं लगती कि आप एक दूसरे से नफ़रत करके आगे बढ़े, नहीं बढ़ सकते। इसलिए साथ रहना ज़रूरी है और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत सख्त टाइम है। जो अपनों के नहीं हुए वो मेरे क्या होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका, आपने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी। तो आप थे सहारनपुर के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता चौधरी जानिसार साहब, और मैं अपने सहयोगी जोहेब खान के साथ रविश अहमद। NPTV के ख़ास प्रोग्राम मुद्दे की बात रविश के साथ में हमारे साथ बने रहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज़ परिक्रमा। नमस्कार।